हेलो पीपल, वेलकम टू टीपी क्लासेस। आज 15 जनवरी है। स्टार्ट करते हैं हम प्री क्योर, जिसमें हम प्रीलिम से रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है भरतनाट्यम। तो इंडिया में दो डांस फॉर्म्स माने जाते हैं, एक है क्लासिकल डांस फॉर्म्स एंड दूसरे है फोक डांस। तो इनके बीच में आपको डिफरेंस दोनों के बीच में पता होना चाहिए। एंड जो हमारी संगीत नाटक अकादमी है उसके अकॉर्डिंग भी भरतनाट्यम इज़ वन ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म्स, एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो भी भरतनाट्यम को क्लासिकल डांस फॉर्म की कैटेगरी में ही रखते हैं। तो दोनों के अकॉर्डिंग कुछ 8 या 9 ऐसे डांस फॉर्म्स हैं जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। एनीवे, तो भरतनाट्यम का जो ओरिजिन हुआ था वो तमिलनाडु में हुआ था, एंड ट्रेडिशनली ये एक सोलो डांस परफॉर्मेंस थी जो सिर्फ विमेन किया करती थी। इसके थ्रू ही जो साउथ इंडियन रिलीजियस थीम्स एंड स्पिरिचुअल आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया करते थे पहले लोग। एंड जो इसके हम थियोरेटिकल फाउंडेशंस की बात करें तो एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट था नाट्य शास्त्र, जिसको भारत मुनि ने लिखा था। तो एंड उसमें इसका रेफरेंस मिलता है। एंड 2nd सेंचुरी CE का एक तमिल एपिक है शिलापट्टिकरम, तो उसमें भी इस डांस फॉर्म का मेंशन मिलता है हमें। इसके बाद हमारे पास है चकमास एंड हजोंग्स, जो कि एक एथनिक पीपल हैं जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में रहा करते थे, जो कि पार्टीशन के टाइम एरिया चला गया था ईस्ट पाकिस्तान में। एंड प्रेजेंटली ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार में रहते हैं। एंड दोज हु वर लिविंग इन चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स, उनको तब ईस्ट पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा इन 1964-65, क्योंकि जो उनका रहने वाला एरिया था वो कैप्टाई डैम जो बन रहा था कर्नापुली रिवर के ऊपर उसमें आ गया था। तो इसी कारण से दे हैड टू लीव द एरिया। एंड जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने चकमास के लिए अरुणाचल में रिलीफ कैंप सेटअप किए। जो लोग इनमें से चकमास एंड हजोंग में से मिज़ोरम में रह रहे थे पहले, तो उनको प्रेजेंटली गवर्नमेंट ने सदर्न त्रिपुरा में रिलीफ कैंप्स में रखा हुआ है, क्योंकि उनका एक ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट चल पड़ा था मीज़ोस के साथ। ठीक है जी। एंड इन 2005 जो इलेक्शन कमीशन है हमारी, उन्होंने गाइडलाइंस दी अरुणाचल की गवर्नमेंट को कि उनको इलेक्टोरल रोल्स में रखा जाए। एंड 2015 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इन जो कम्युनिटीज़ हैं दोनों चकमास एंड हजोंग्स, इनको सिटीजनशिप मिले जो बांग्लादेश से माइग्रेट होकर आए थे 1964 से 69 तक। ठीक है जी। बट इसमें एक कंडीशन क्या है कि वो लैंड को ओन नहीं कर सकते अरुणाचल में, एंड उनको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर इनर लाइन परमिट्स। तो अगर आपको इनर लाइन परमिट सिस्टम नहीं पता, तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं जिनमें अगर हमने लोगों को फ्रीली अलाउ कर दिया टू मूव इनटू दोज एरियाज़, तो ऐसा हो सकता है कि उस एरिया के जो ट्राइबल लोग हैं उनकी जो डेली रूटीन है ज़िंदगी का वो डिस्टर्ब हो जाए। तो ऐसे कुछ इनर लाइन परमिट्स बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, जिसमें अगर इनर लाइन परमिट एरियाज़ बना रखे हैं जिसमें अगर आपको जाना है तो यू नीड टू गेट द परमिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। फॉर मोर डिटेल्स आप इसको गूगल कर सकते हैं। आगे हमारे पास चकमास एंड हजोंग्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो चकमास हैं ये प्रोडोमिनेंटली बुद्धिस्ट हैं, एंड बंगाली असमीज़ लैंग्वेज के थोड़ा इसके पास हैं ये। एंड इन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल लॉन्च किया था इन 1971 अगेंस्ट बांग्लादेश। तो उस टाइम पर बांग्लादेश आज़ाद हो चुका था, एंड इन्होंने अपनी जो स्ट्रगल की उसका नाम रखा था शांति वाहिनी। तो उस वक्त पर जो पाकिस्तान से स्ट्रगल कर रहे थे बांग्लादेश, उसका नाम मुक्ति वाहिनी था। तो इन्होंने अपनी वाहिनी का नाम शांति वाहिनी रख दिया। फॉर ऑटोनॉमी ये स्ट्रगल कर रहे थे। एंड 1990s में बांग्लादेश के साथ इनका पीस डील तो स्ट्राइक हो गई, जिसमें इनको रिकग्नाइज़ कर लिया बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने एज बांग्ला ट्राइब। लेकिन अभी भी ये लोग वहाँ पर नहीं जा रहे, क्योंकि इनको लग रहा है कि वहाँ पर दे आर अ माइनॉरिटी, एंड इनकी इतनी जो लाइवलीहुड वाइज रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी वहाँ पर। तो हजोंग्स जो हैं वो मेजरली हिंदूज़ हैं, एंड दे स्पीक टिबेटो बर्मन लैंग्वेज। तो ठीक है जी, हजोंग्स आर हिंदूज़, चकमास आर बुद्धिस्ट। तो ये बेसिक चीज़ है इनसे रिलेटेड। ये आ गया चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स, एंड लुशाई हिल्स में पहले ये गए, उनको पास करके, एंड फिर गवर्नमेंट इनको सुबनसिरी, लोहित एंड तिराप में यहाँ पर रिलीफ कैंप्स सेटअप करके दिए थे। तब इस एरिया का नाम भी अरुणाचल प्रदेश का नाम नेफा हुआ करता था। उसके बाद जब स्टेट बन गई तो ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बढ़ गया। एंड प्रेजेंटली जो लोकल पॉपुलेशन है उनका कहना है कि दीज पीपल हैव क्रॉस्ड 1 लाख पॉपुलेशन, एंड उनकी डेमोग्राफी को दे आर हर्टिंग। तो इसीलिए थोड़ा टसल चल रहा है इस एरिया में।
नेक्स्ट GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हमारे पास है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इसका हमारा स्लीपी क्लासेस का एक ये वीडियो है, इसका लिंक PDF में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं वो वीडियो देखना तो आपकी श्रद्धा है, ठीक है जी, इस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप WPI स्लीपी क्लासेस लिख के सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर आप आर्थोपीडिया की साइट पर जाके पढ़ना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मेरा काम था आपको बताना कि आज के दिन होलसेल प्राइस इंडेक्स न्यूज़ में आया था तो इसलिए हमें पढ़ना है। आगे हमारे पास है शेयर बायबैक। तो शेयर बायबैक कब बोलते हैं? ये कॉर्पोरेट एक्शन है, कंपनी का किसी का एक्शन है जब कंपनी सोचती है कि उसके जो शेयर्स हैं इट शुड बाय इट बैक फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो जिनके पास प्रेजेंटली शेयर्स हैं उनसे वापस लेने हैं शेयर। एंड कंपनी ऐसा कर कैसे पाएगी? अगर वो उस पर्सन को ज़्यादा रेट देगी जो प्रेजेंटली मार्केट रेट है उससे ज़्यादा। तो मार्केट प्राइस से यूजुअली ऐसा होता है कि ऊपर ही हायर प्राइस पर ही ये शेयर बायबैक है जो पॉसिबल होता है। एंड इससे होता क्या है, जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं मार्केट में, वो रिड्यूस हो जाते हैं। एंड इसके दो तरीके हैं, या तो टेंडर ऑफ़र दे दे जो कंपनी है या फिर ओपन मार्केट में। तो टेंडर ऑफ़र में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स को ऑफ़र दिया जाता है कि अगर आप एक पोर्शन अपने शेयर्स का या फिर सारे शेयर्स ही अगर देना चाहें कंपनी को तो विद इन अ सर्टेन टाइम एट अ प्रीमियम आप दे सकते हैं। या फिर ओपन मार्केट में यही है कि जो कंपनी है वो लोगों से ओपन मार्केट के थ्रू ही शेयर खरीद ले, या तो मार्केट प्राइस पर या फिर प्रीमियम के ऊपर, जैसा भी तब जो सिचुएशन है वो प्रिवेल करिए उसके अकॉर्डिंग। एंड ये है क्या, एक ऑल्टरनेटिव मोड है जिससे हो क्या रहा है, कैपिटल रिडक्शन हो रही है। क्योंकि जो लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था, कंपनी क्योंकि वापस बायबैक कर रही है तो वो इनफैक्ट एक तरह से कंपनी का ही पैसा लग रहा है अब दोबारा कंपनी में। तो इसलिए कैपिटल की रिडक्शन हो गई फ्रॉम द आउटर सोर्स। एंड इसके लिए कोर्ट अप्रूवल नहीं चाहिए। तो ये एक आसान तरीका हो गया अगर आपने कैपिटल रिडक्शन करना है अपनी कंपनी में। एंड ये सर्व करता है एक एडिशनल एग्जिट रूट भी टू शेयर होल्डर्स। अगर उनको लग रहा है कि उनके जो शेयर्स हैं वो अंडर वैल्यूड हैं तो वो एक प्रीमियम के ऊपर कंपनी को ही वापस बेच सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं इस शेयर बायबैक के। तो रिसेंटली ही इंडिया में कुछ कंपनीज़ ने किया भी है ये, तो इसलिए न्यूज़ में था, ठीक है जी। इसके बाद है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो आज एक एडिटोरियल आया था इसी कॉन्टेक्स्ट में, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के कॉन्टेक्स्ट में एडिटोरियल था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में है ये। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ क्या है, मिनिमम थिकनेस जो है प्लास्टिक बैग्स की, कैरी बैग्स की, वो इंक्रीज़ कर दी है फ्रॉम 40 माइक्रॉन्स टू 50 माइक्रॉन्स। एंड जो जुरिस्डिक्शन है ऑफ एप्लीकेबिलिटी वो एक्सपेंड कर दी है म्यूनिसिपल एरिया से रूरल एरियाज़ तक भी। तो पहले क्या था कि सिर्फ यूजुअली सिटीज़ तक ही जो प्लास्टिक बैग्स थे या वेस्ट था वो रह जाता था, लेकिन अब क्योंकि थोड़ी कंज्यूमरिज्म बढ़ गई है एंड डेवलपमेंट हो रही है तो रूरल एरियाज़ में भी अब उतनी ही प्रॉब्लम फील हो रही है प्लास्टिक वेस्ट की। एंड इसके लिए जो हमारे पंचायत्स हैं एंड जो लोकल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिस्पॉन्सिबल हैं अब इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो प्रोड्यूसर्स एंड जनरेटर्स दोनों पर के ऊपर ही है। एंड एक कलेक्ट बैक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिससे हुआ क्या है, एक्सटेंड कर दी है प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर ये जो कलेक्ट बैक सिस्टम है वो भी अब इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो उनको इन अराउंड 6 मंथ्स ट्राई करना है कि जो भी जितना वेस्ट उन्होंने जनरेट किया उतना वो कलेक्ट कर पाएँ बैक। एंड कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फी थ्रू प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड इम्पोर्टर्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स। तो प्रोड्यूसर्स एज वेल एज इम्पोर्टर्स के ऊपर भी एक प्री रजिस्ट्रेशन फ़ी की गवर्नमेंट ने प्रोविज़न दी है। एंड प्रमोट करना है हमें यूज़ ऑफ प्लास्टिक वेस्ट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अब हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करके एक जगह पर यूटिलाइज़ कर लें ताकि वो दोबारा से हमारे सराउंडिंग्स में या फिर एनवायरनमेंट में आकर पोल्यूट ना करे दूसरी चीज़ों को, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस इशू हो चुका है। अगर आपने कुछ 6 या 8 मंथ्स बैक के न्यूज़ आर्टिकल्स देखे हो तो उस वक्त के ऊपर इनके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रहा था कि जो सीज़ हैं उनमें भी काफ़ी प्लास्टिक वेस्ट पाई जा रही थी। एंड जो फ़िश कैच कर रहे थे वो उनके फ़िश के अंदर भी काफ़ी सारा प्लास्टिक निकल रहा था। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ इशू ऑफ कंसर्न। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब हम कल। बाय बाय।